हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में कोर्स स्ट्रक्चर की। तो कोर्स स्ट्रक्चर सेशन 2022-23 में कैसा रहने वाला है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है कि स्कूल में जो टीचर प्रोजेक्ट देने वाली है उस पर हम लोगों को फोकस करना है। तो आज कोर्स स्ट्रक्चर की जो बात है हम लोग एक पॉजिटिव कोट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम। जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, आई एम पॉसिबल। तो भाई यहां डरने का बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहां पे इतने अच्छे से इसको प्लान करने वाले हैं कि हमारे पास जितने दो पार्ट है, जो कि थ्योरी पार्ट है, उसमें हम लोग 100% अचीव करेंगे और जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल में इतनी अच्छी बन जाए कि हम लोग को सारे फुल ऑन फुल मार्क्स मिले। तो अब हम लोग को टारगेट मिशन 100 आउट ऑफ 100 का रखना है। तो हम लोग अब यहां पे ब्रीफली पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि इस बार कोर्स स्ट्रक्चर क्या है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का। चलिए तो हम लोग आते हैं यहां पे पार्ट ए में। पार्ट ए में यहां पे देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि इसमें जितना भी बताया जाने वाला है ये सब टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। जैसे कि नेशनल इनकम, अब वेटेज देख लेते हैं इसका। तो ये जो वेटेज है इसका 10 मार्क्स का है, मतलब हैवी वेटेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों ने 9-10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा, मतलब थ्योरी थोड़ी बहुत तो आती है कि जीडीपी का मतलब क्या होता होगा। तो मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोगों को पता है इसमें। दूसरा हम लोग आते हैं मनी एंड बैंकिंग। अब ये मनी एंड बैंकिंग तो हमें को पता है क्या होता है। मनी मतलब पैसा, बिना उसके कोई काम नहीं होने वाला। और बैंकिंग को हम लोग अगर देखें ध्यान से तो बैंकिंग जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। या किसी भी जगह की बात करें हम लोग तो बैंकिंग जो है वो हमेशा होती है बैकबोन। तो ये मनी एंड बैंकिंग जो पूरी यूनिट है इसका वेटेज हो गया यहां पे 6 मार्क्स का। तो हम लोग 16 मार्क्स तो अभी एकदम से अचीव कर लेंगे ऐसा लग रहा है, बट प्लान अच्छा करना पड़ेगा हम ही लोगों को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाई यूनिट नंबर 3 की, जो कि बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो हम लोग कहां से इनकम जनरेट करेंगे, मालूम करेंगे कि कहां कहां से इनकम जनरेट हो सकती है, पहली बात। दूसरा, अब इससे इनकम आ गई हमारे पास, अब हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हम लोग यूनिट नंबर 3 में, जिसका वेटेज है यहां पे 12 मार्क्स। फोर्थ हम लोग यूनिट पे आते हैं, इसका नाम है गवर्नमेंट बजट। बजट का मतलब क्या होता है, तो मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी पॉकेट नहीं है, बट वो बोलती है पैसा आने दो, पैसा जाने भी दो। आने का मतलब इनकम जनरेट हो गई, जाने का मतलब एक्सपेंडिचर क्रिएट हो गया, या पैसा जो आता है उसको हम लोग बोल देंगे रिसिप्ट, और जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको बोल देंगे एक्सपेंडिचर। इसी को अगर बैलेंस कर दिया तो इसको ही हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। बट हमें नहीं करना, ये काम करना है किसको, गवर्नमेंट को। बट हमें पता तो होना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स पेयर्स है, हम लोग जो पैसा देते हैं वो पैसा जाता कहां है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को एक बार यूनियन बजट तो जरूर समझना पड़ेगा। स्टेट बजट भी देख लेंगे कि भैया सरकार, जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कैसे काम करती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये भी हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4 में हमारे। और इसका जो वेटेज दिया गया है सीबीएसई द्वारा ये है 6 मार्क्स का। इसके बाद हम लोग आते हैं 5th यूनिट पे, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस तो समझ में आ गया भाई, अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है मतलब साइकिल नहीं चल पाएगी हमारी। अब दोनों चक्के अगर सही से चलाने हैं तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। बट यहां पे जो बैलेंस की बात करिए इन लोगों ने, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैलेंस है वो कैसा है, बैलेंस यहां पे 2 व्हील्स का नहीं है, बैलेंस यहां पे है पेमेंट का। मतलब जो हमें पैसा देना है, अब पैसा कैसे देंगे, जब कुछ खरीदा नहीं है तो क्यों देंगे। बट यहां पे बोल रहा है कि दूसरी कंट्री से जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उनको जो पैसा चुकाना होता है वो सब इसमें आएगा, किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हम लोग यहां पे इसका वेटेज देखें तो यह है 6 मार्क्स। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे पास ये सारी यूनिट्स है। जो पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकंड जो हो गई वो मनी
एंड बैंकिंग, तीसरी हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ होती है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और फिफ्थ जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 यूनिट्स है हमारे पास किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसका टोटल वेटेज देखा गया है 40 मार्क्स। तो अब हम लोग ये समझ गए हैं कि हम लोगों को प्लान अभी 40 में से 40 का करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें पार्ट बी पे हम लोग आते हैं। पार्ट बी जो है हमारा, इसमें यह कहा गया है कि जो भी आपकी इकोनॉमी है आज तक के किस तरीके से डेवलप होते हुआ है ये। अब हम लोग तो देख रहे हैं आज बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है, बट जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई होगी तब बहुत सारी परेशानी होगी। हम लोग प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि अभी तक के तो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ किस तरीके से प्लान किया होगा, क्या क्या चीजें एग्जीक्यूशन करी होगी उन लोगों ने, हम लोगों से किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करवाते होंगे, पैसा ले लेते होंगे। अब देखा होगा आपने ब्रिटिशर्स हमारे साथ बहुत क्रुएल्टी के साथ क्या करते थे, बिहेव करते थे, बहुत गंदा गंदा बोलते थे। मतलब सब कुछ पैसा होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उस समय क्या था, पैसा। तो अब हम लोग को ये समझना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस करे और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके किस लेवल तक के पहुंच पाई, ये सब हम लोगों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसमें कि हम लोग बात करें तो 3 यूनिट्स हैं। पहला जो यूनिट है बोलता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, 1947 से लेकर 1990। अब ये यहां क्यों रुक गए भाई, इन लोगों ने कहा यहां रुके हो क्यों, इनने बोला कि 1947 से 1990 तक के पहला फेस हुआ, मतलब पहली बार पूरे चेंजेस देखे गए, और एक सिस्टम भी था जिसका नाम था लाइसेंस राज, गवर्नमेंट ने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो उसके बाद हम लोगों को इस पूरे यूनिट में पहले पढ़ना है 1947 से लेकर 1990, और जो भी रिफॉर्म हुए 1991 के बाद से, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ये सब हम लोगों को पहली यूनिट में पढ़ना है। फिर हम लोग इसके वेटेज की बात करें तो 12 मार्क्स का ये पूरा का पूरा यूनिट है। मतलब आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो 12 में से कम 12 तो आ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें, लिख के ही तो आना है क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई न्यूमेरिकल करना ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पे, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या होने चाहिए। तो भाई हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज तो है पॉपुलेशन, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात कर रहे हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और यूज करने वाले लोग बहुत सारे हैं। अब क्या करें भाई, तो इन लोगों ने बोला जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और एग्जाम में लिख के भी तो आना पड़ेगा, नहीं तो टीचर मार्क्स कैसे देंगी भाई। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस है उसको हम लोगों को यहाँ पे आंसर शीट में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। हमारे अगल बगल में जो एकदम दोस्त है उनको हम लोग बोल रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्री इधर देखे तो पाकिस्तान हो गई और इधर हो गई चाइना। तो इस पूरे यूनिट में हम लोगों को क्या करना है, 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है और कंपैरिजन करना है। पहला इंडिया, दूसरा चाइना और तीसरा पाकिस्तान। इस तरीके से हम लोग देखें तो सेकेंड यूनिट का जो वेटेज गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो गया 22 मार्क्स, और जो लास्ट यूनिट है उसका वेटेज गया यहाँ पे 6 मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल 40 मार्क्स की बात होती है। पार्ट ए जो है इसका पूरा वेटेज गया 40 मार्क्स का, और पार्ट बी का टोटल वेटेज गया 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी टॉपिक पूरा का पूरा, आईईडी में मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पार्ट सी की मैंने ऑलरेडी बात करी थी आपसे, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट वर्क। ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है। इसमें हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, टीचर से बना के चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। 100 आउट ऑफ 100, एक ड्रीम जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा, इज्जत बहुत बढ़ जाएगी हम लोगों की मार्क्स आने के कारण, है ना। चलिए तो हम लोग को ध्यान देना है इन्हीं सब चीजों पे। थोड़ा सा हम लोग डीपली एनालिसिस कर लेते हैं कि और क्या क्या टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे हर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें बोला गया है फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, तो ये यूनिट से समझ में आ गया कि नेशनल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। बट यहाँ देखिएगा और क्या क्या पढ़ना है, तो बोला गया है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसको बताना पड़ेगा। आगे बोलता है इसमें कि और क्या क्या बताना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला भैया बताओ गुड्स क्या होते हैं। मैंने पूछा पता नहीं क्या होते हैं गुड्स, गुड्स होते होंगे कुछ। मैंने कहा ये रिस्ट वॉच गुड्स ही है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है।
इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी होगी। तो इस तरीके से गुड्स के बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये बताना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बताना पड़ेगा, है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बताना पड़ेगा। तो ये लगभग ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर वर्ड से आज तक कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुने हुए हैं। ठीक है, अब ये तो पार्ट 1 हो गया जो कि हम लोगों को सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स पूरे के पूरे कवर करवाएगा, मगर इसमें आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ट्विस्ट है? तो ट्विस्ट यहां पे ये है कि अब हम लोगों को नेशनल इनकम को कैलकुलेट भी करना है भाई। अब कैलकुलेट करना है मतलब न्यूमेरिकल आ गया। अब सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर एक न्यूमेरिकल पूरा आता है, फॉर्मूले आते हैं, तो फुल आउट ऑफ फुल मिलने के चांसेस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इन पूरे फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करेंगे। तो यहां पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। इनको हम लोग गो थ्रू करेंगे बहुत ही अच्छे से। अब गो थ्रू करने का मतलब भाई, मैं अगर जो भी चीजें समझाऊंगा उसके प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाएं, उसको लिखें। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो उसको बार बार बोलते रहें, दोस्तों से शेयर करते रहें, आपको अपने आप याद हो जाएगा यहां पे। तो ये जो हम लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% जो है वो आता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे बात करते हैं हम लोग यूनिट 2 की, मनी एंड बैंकिंग की। अब ये मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, बिना पैसे के तो कोई काम नहीं हो सकता। और पैसा मिलेगा कहां से मुझे? वो मिलेगा बैंक से। पूरा यूनिट 2 जो है वो बताता है कि मनी क्या होगी और बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ये बहुत जरूरी है। बैंक गए, पता ही नहीं है कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, तो पूछ लिया ब्रांच मैनेजर ने, भैया बताओ, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा सा गिल्ट फील होगा ना। इसीलिए हम लोग 12th में ही सब कुछ पढ़ के चलते हैं, ताकि कॉलेज में भी अगर कोई टीचर पूछ ले तो हमें सब कुछ आता है। तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन टर्मिनोलॉजीज है और यहाँ पे बैंक के बारे में सारे के सारे डिटेल्ड फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट 3 पे आते हैं। ये बात करेगा बेटा यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो हम लोगों को एक चीज पता है, कोई चीज बनाएंगे तो इनकम जनरेट होगी, जाहिर सी बात है। जैसे हम लोग कोई चीज बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोग चाहिए जो इसमें काम करेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ये पूरा डेटा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये भी तो देखना पड़ेगा भाई, सब लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही। अगर उनको नहीं मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? नौकरी ना मिलने को अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, ये भी तो सब पढ़ना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है भाई, सोच के चलना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे यहां पे कि डिमांड, वो भी एक्सेस डिमांड क्या होती है, गवर्नमेंट अपना पैसा कहां लगाती है, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब की भी बात करने वाले हैं हम लोग किसमें? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। अब ये यूनिट नंबर 4 बोलता है गवर्नमेंट बजट। मैंने आपसे पहले ही कहा गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट का मतलब ये होता है पैसा आएगा, कहां कहां खर्चा हो जाएगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। इन सबको बैलेंस करने का जो सिस्टम है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन बजट या तो गवर्नमेंट बजट में, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट का क्या इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहां गवर्नमेंट बजट में। तो ये यूनिट 4 जो है हमारी गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसकी हम लोगों को इसमें बात करनी है। आखिरी जो हमारा यूनिट है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लेते कोई सामान मैंने खरीद लिया तो जाहिर सी बात है उसको पैसा तो देना पड़ेगा भाई। पैसा नहीं देंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कल को वो घर पे आ जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो उससे बचने के लिए क्या करें? समय पे भुगतान कर दे, समय पे पेमेंट कर दे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों को पैसा कब किसको कहां देना है ये सिखाया जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कब पैसा देना है, हमारी कंट्री के पास पैसा कब आएगा, ये सब चीजों का जो बैलेंस होगा ये सब सिखाया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दूसरा इसमें जो एक चैप्टर आने वाला है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारी कंट्री जब दूसरी कंट्री से डील करती है तो वहां पे देखना पड़ेगा हमें कि उसकी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है। दोनों में क्या होगा? एक्सचेंज। ऐसे एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां तक के हम लोगों ने बात करी यूनिट 5 तक के इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का हमारा पूरा प्लान हो गया। हम लोगों को कौन से टॉपिक्स पे किस तरीके से क्या करना है, फोकस करना है। अब हम लोग आते हैं यहां पे पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है कि
हमारी इकोनॉमी कहां थी और कैसे कैसे डेवलप होते हुए आ रही है और क्या क्या डेवलपमेंट की हम लोगों को जरूरत है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1947 से लेकर 1990। तो जैसे हमारी कंट्री क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो जैसे इंडिपेंडेंट हो गई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें नहीं समझ में आया कि अब क्या करें। माउंटबेटन ने करवा दिया, चलो भैया पाकिस्तान अलग हो जाएगा, इंडिया अलग हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। बट दो कंट्री अलग हुई तो इकोनॉमी भी तो सेपरेट हुई। अब सेपरेट हुई तो ये पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को कि क्या हुआ उसमें। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को पढ़ना है 1947 से लेकर 1990। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1991 के बाद जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक थ्योरी है, अगर हम लोग सही से याद कर लेंगे तो हम लोगों को पूरे मार्क्स अचीव इसमें हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि रिफॉर्म 1991 में जो एलपीजी हुआ था वो किस तरीके से काम करने वाला है, क्या होता है लिबरलाइजेशन का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब। तो ये सब चीजें हम लोग रिफॉर्म 1991 में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जो करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब अरे भाई क्या हो गया, अरे इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यूअसली गिर रही है, तो ये चैलेंज ही तो है। अब हम लोगों ने कहा क्या करें, तो एक काम करो भाई, यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, आरबीआई के पास पैसा आएगा, बैंकिंग में बहुत सारा पैसा आएगा, लोन मिलेगा, हम लोग और काम कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जो है वो चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस में भी हम लोग को ये भी देखना है कि हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम जो देखें हम लोग वो है बेटा पावर्टी। पावर्टी बहुत दिक्कत देती है, इंसान कुछ भी हो जाए गरीब नहीं होना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो ये सब हम लोग को देखना है। फिर हम लोगों को बात करनी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, किस तरीके से इंसान पैसा बना सकता है। बना सकता है मतलब कमा सकता है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर हमारी कंडीशन भी खराब हो जाएगी। तो इस चीजों को समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आगे भाई हमारी जो कंट्री है उसमें आज भी 70 to 75% लोग जो है कहां रह रहे हैं, रूरल एरिया में। तो वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे प्लान्स चल रहे हैं, मनरेगा क्या होता है, नरेगा क्या होता है, ये सब हम लोग रूरल डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारी कंट्री में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, किस तरीके से हम लोग बात करें कि लोगों के पास पैसा आ सके। तो एक ही तरीके से आएगा भाई काम करके, और काम अगर मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट। तो ये यूनिट 7 जो है इसमें ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोगों को कवर करने होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करते हैं कि जो चैलेंजेस है उसमें और भी तो होंगे कुछ चैलेंज। तो चैलेंज बच गए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी चीजें जो किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हेल्थ पे। देखो भाई किसी भी कंट्री की अगर दो चीज अच्छी हो जाए, एक तो पढ़ाई और दूसरी दवाई, ये दोनों सिस्टमैटिक वे में मिलने लग जाए तो उस कंट्री की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोगों को यहाँ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ से जो भी प्लान्स बना रही है गवर्नमेंट, इन पे बात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्या होता है सस्टेनेबल, आगे समय तक के क्या होने वाला है, इसको हम लोगों को अभी से संभाल के चलना पड़ेगा। अगर आज नहीं संभालेंगे तो कल हमारी इकोनॉमी भी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग को बचा के चलना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 8 में, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे जो दोस्त है, अगल बगल वाले तो दोस्त होते हैं, तो हमारी जो कंट्री के दोस्त है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना, इनकी इकोनॉमी को पढ़ना है, वहां लिटरेसी रेट कैसी है, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 8 में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये सारा का सारा हम लोगों को 2022-23 के कोर्स स्ट्रक्चर में पढ़ना है। अब ये जरूरी क्यों है, तो प्लान बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। अगर प्लान करने में फेल हो गए तो फेल तो हम हो ही जाएंगे बाकी चीज। इसके लिए क्या करें हम लोग, तो हम लोगों को विजिट करना है स्टेप अप एकेडमी, जहां पे सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल है। जैसे कि यहां पे हम लोग देखें, हम लोगों का एम जो है वो बहुत अच्छा है, क्या, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। अब लर्न टुडे एंड लीड टुमारो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो भाई आज हम लोग सीखेंगे तभी तो फ्यूचर लीडर बन पाएंगे। और हम लोग तो कॉमर्स वाले भाई, हम लोगों को सब चलाना आता है कि काम कैसे करना है, काम निकलवाना कैसे, ये कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे बोर्ड्स की, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और ऑल स्टेट बोर्ड्स कवर होंगे। इसके अलावा और क्या मिलने वाला है, तो इसके अलावा हम लोगों को मिलने वाले हैं पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए
डेटा, कंटेंट, टीचर्स, ये सब अगर मिल गया तो भाई कर हर मैदान फतेह। तो ये हो जाएगा यहां पे सिस्टम। तो यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोगों को मिलने वाला है नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET, TET, तो ये सारे एक ही जगह पे हम लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा था कि दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव कोट्स के साथ। तो हम लोग ये बात याद रखें कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें अपना विल पावर को क्या करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि बस उड़ान भर दी और 100 में से 100 मार्क्स हम लोग ले आए। तो बहुत अच्छा ये पूरा सेशन कोर्स स्ट्रक्चर का मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है। मेरे ख्याल से ये 100 आउट ऑफ 100 का आपका मिशन अचीव हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग और वीडियोस में मिलते रहेंगे। टेक केयर।